Assalamu alaikum everyone. This is your first lecture on engineering drawing, and we are doing the graphics part right now. और graphics part को हम कवर करेंगे क्रियो पैरामीट्रिक के ऊपर। तो आपको जो लिंक दिया गया था CR के थ्रू, आप उस लिंक से क्रियो पैरामीट्रिक को डाउनलोड करें और अपने कंप्यूटर्स में इंस्टॉल कर लें। और उसके बाद क्रियो पैरामीट्रिक के ऊपर जिस तरह आपको बताया जाएगा, आपने उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, उन कमांड्स की प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो जब आप क्रियो पैरामीट्रिक को, अच्छा ये बात याद रखनी कि क्रियो पैरामीट्रिक ही आपने स्टार्ट करना है। इंस्टॉल तो सारा हो जाएगा, लेकिन आपने जब काम करना है तो क्रियो पैरामीट्रिक के ऊपर करना है। ओके, तो क्रियो पैरामीट्रिक को जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपके पास इस तरह की स्क्रीन आ रही होगी। इसको आप क्लोज कर दें। अब आपको ये जो डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, आप उनमें से सबसे पहले हम न्यू को देखते हैं कि न्यू में क्या होता है। तो न्यू को जब आप ओपन करेंगे तो डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं वो आपके सामने आ जाएंगे, जिनमें से आप लेआउट चूज़ कर सकते हैं, स्केच, पार्ट, असेंबली, मैन्युफैक्चरिंग, ड्राइंग, फॉर्मेट और नोटबुक, इनमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। लेकिन फॉर नाउ हम स्केचिंग की तरफ जाएंगे, तो हम स्केच को सिलेक्ट करेंगे और इस फाइल को आप कोई भी नाम दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, और इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आपको स्क्रीन नज़र आएगी, ये अब स्केचिंग की स्क्रीन है, और यहाँ पे आपको डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही होंगी जिनको हम स्केचिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह की ये चीज़ें, लाइन, रेक्टेंगल, सर्कल, आर्क, एलिप्स, या फिर एडिटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह मॉडिफाई, डिलीट सेगमेंट, या फिर हम कंस्ट्रेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। और कंस्ट्रेंट्स को हम देखेंगे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कैसे इसको यूज़ करना है। इसी तरह डायमेंशनिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, या इंस्पेक्शन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो स्केचिंग के लिए अब सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम लाइंस ड्रॉ करते हैं, और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करके आगे चलेंगे। तो लाइन के अंदर आप चाहें तो लाइन के अंदर दो ऑप्शंस हैं, एक लाइन चेन और एक लाइन टेंजेंट। तो टेंजेंट तो ज़ाहिर है तभी पॉसिबल होगा, टेंजेंट तभी ड्रॉ होगा जब दो आर्क्स होंगी या दो सर्कल्स होंगे जिनके ऊपर आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है, या फिर आप दूसरा जो ऑप्शन है लाइन चेन, वो सेलेक्ट कर लें अगर टेंजेंट वाला ऑप्शन आप नहीं यूज़ कर पा रहे तो लाइन चेन के लिए सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर दें, और अब आपको ये एक क्रॉस नज़र आ रहा होगा कर्सर के साथ। तो इसका मतलब है कि कोई ऑप्शन जो है वो चल रहा है। तो लाइन ड्रॉ करना शुरू करें, तो आपने सिंपली क्लिक करना है और लाइन का एक एंड जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब आप जहाँ पे क्लिक करेंगे वहाँ पे लाइन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अभी भी जो कमांड है वो क्लोज नहीं हुई। अभी भी जो लाइंस हैं वो आगे चलती रहेंगी, क्योंकि ये लाइन चेन वाली कमांड थी। तो दूसरी लाइन आ जाएगी, फिर आप जहाँ कहीं और क्लिक करेंगे तीसरी लाइन आ जाएगी, फिर आप उसी के जहाँ पे वो लाइन एंड हुई है वो अगली लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और एक जहाँ जहाँ क्लिक करते रहेंगे वहाँ पे लाइंस बनती जाएंगी। और इस चेन से बाहर निकलने के लिए आपने व्हील बटन के ऊपर क्लिक करना है, जो माउस का व्हील बटन है उसको आप क्लिक करेंगे तो लाइन चेन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अभी भी कमांड ख़त्म नहीं हुई, यानी कि आप जैसे ही कहीं पे क्लिक करेंगे तो दूसरी लाइन चेन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे क्लिक किया, अब दूसरी लाइन चेन स्टार्ट हो गई, और जैसे ही व्हील बटन को प्रेस किया तो उसको क्लिक करने की वजह से जो लाइन चेन थी वो ख़त्म हो गई, लेकिन कमांड अभी भी चल रही है। तो उसके लिए आपको दोबारा एक दफ़ा व्हील बटन को क्लिक करना है, और आपके पास जो लाइन वाली कमांड थी वो ख़त्म हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे वो जो लाइंस आपने ड्रॉ की थी वो सारी यहाँ पे आ गई, और अब इनकी जो डायमेंशंस हैं वो चेंज कर सकते हैं। और डायमेंशन चेंज करने के लिए आपने क्या करना है कि सिंपली इनकी डायमेंशन के ऊपर डबल क्लिक करना है लेफ़्ट क्लिक से, और आपके पास जो डायमेंशन है वो नज़र आ जाएगी आपको। आप कोई भी सिलेक्ट कर लें डायमेंशन और एंटर प्रेस कर दें, तो वो वाली जो जो डायमेंशन है वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। और अगर कोई चीज़ अनडू करनी है, सिर्फ डायमेंशनिंग के लिए नहीं, कोई भी चीज़ अनडू करनी है, तो कंट्रोल प्लस जेड ये आप यूज़ करेंगे, और लाइन चेंज जो है वो सॉरी, जो पिछला जो आपने काम किया होगा वो अनडू हो जाएगा। ओके, तो ये तो हमने देख लिया लाइन चेंज के बारे में और डायमेंशंस के बारे में। अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी लाइन हॉरिजॉन्टल है और कौन सी लाइन वर्टिकल है। तो यहाँ पे आपको ये एक नज़र आ रही है चीज़,
और साथ में अगर आप इसके बराबर करें तो आपको लिखा हुआ नज़र आएगा कंस्ट्रेंट और ब्रैकेट में हॉरिजॉन्टल। इसी तरह यहाँ पे चाहे तो लिखा हुआ है कंस्ट्रेंट और ब्रैकेट में हॉरिजॉन्टल। तो इसका मतलब है कि ये जो दो लाइंस हैं इनके ऊपर कंस्ट्रेंट्स लगे हुए हैं कि दे आर ऑलवेज हॉरिजॉन्टल। आप इनकी जो भी डायमेंशन चेंज करेंगे वो हॉरिजॉन्टल ही रहेंगी। तो कंस्ट्रेंट्स अगर किसी के ऊपर अप्लाई करने हैं तो वो कैसे करेंगे वो हम बाद में देखेंगे, वो बात की चीज़ है तो हम उसको बाद में देखेंगे। लेकिन फॉर नाउ ये है कि लाइन किस तरह से आपने ड्रॉ करनी है और उस कमांड से बाहर कैसे आना है, और इसी तरह से जो डायमेंशंस हैं वो आपने किस तरह से सिलेक्ट करके उसको चेंज करना है वो भी आपने देख लिया। आप कोई भी डायमेंशन इसमें से चूज़ कर सकते हैं और आप उसको अकॉर्डिंगली नाम दे सकते हैं, अकॉर्डिंगली अपनी मर्ज़ी की डायमेंशन उसको दे सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर आपने कोई सेगमेंट डिलीट करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है डिलीट सेगमेंट का। सेगमेंट डिलीट करने के लिए दो तरह से आप कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप जिस जिस भी एंटिटी को आपने डिलीट करना है आप उसके ऊपर जाके क्लिक कर दें और वो डिलीट हो जाएगी। इसी तरह इसको डिलीट कर दिया। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप माउस को क्लिक करें और ये लाइन आपको चलती हुई नज़र आएगी। ये लाइन जिस जिस एंटिटी को टच करेगी वो डिलीट होती जाएगी। ठीक है, जिस तरह ये सारा डिलीट हो गया। ओके, तो आप डिलीट सेगमेंट को इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। और तीसरी जो चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप किसी लाइन की डायमेंशन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस लाइन की डायमेंशन नहीं दी हुई बल्कि इसका वर्टिकल जो डिस्टेंस है वो तो बता दिया गया है इसके एंड पॉइंट्स का और एंगल भी बता दिया गया है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट डायमेंशन जो कि इस अपनी लाइन की अपनी डायमेंशन है वो नहीं दी हुई। तो वो देने के लिए आप क्या करेंगे, डायमेंशन का यहाँ पे ऑप्शन है, डायमेंशन के ऊपर जाएंगे आप उस एंटिटी को क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद बाहर आके व्हील बटन क्लिक कर देंगे। व्हील बटन क्लिक करने से वो वाली डायमेंशन अपीयर हो जाएगी जो आप चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आपको डायमेंशन नज़र आ गई, आपने कोई भी डायमेंशन दे दी बल्कि इसी डायमेंशन को हम ओके कर देते हैं। इसी तरह अगर आपने एंगल के लिए डायमेंशन देनी है तो अभी डायमेंशन वाली कमांड से बाहर नहीं आएगी, क्योंकि आप यहाँ पे देखिएगा तो डायमेंशन वाला ऑप्शन अभी भी सिलेक्ट हुआ है। ओके, तो उससे बाहर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन व्हील बटन को क्लिक करना पड़ेगा और आप उस कमांड से बाहर आ जाएंगे। इसी तरह हम दोबारा से डायमेंशन वाली कमांड में जाते हैं और हम देखते हैं कि एंगल की कमांड किस तरह से देनी है। जैसे कुछ एंगल्स यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है तो हम फिर भी ट्राई करते हैं। तो एंगल के लिए हम क्या करते हैं, एक लाइन को सिलेक्ट किया, फिर दूसरी लाइन को सिलेक्ट किया और बाहर आके हमने एंगल की कमांड दे दी। बाहर आके व्हील बटन को क्लिक कर दिया तो एंगल हमें यहाँ पे शो हो गया। अब देखें ये आउटर एंगल बता रहा है, अगर हमें इनर एंगल चाहिए होता तो हम क्या करते कि एक लाइन को सिलेक्ट किया, फिर दूसरी को सिलेक्ट किया और अंदर की तरफ क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे उसने शो कर दिया कि दोनों डायमेंशन रिडंडेंट हो गई है ना, कॉन्फ्लिक्ट आ गया। ओके, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि डायमेंशंस किसी भी लाइंस हों या सर्कल्स वगैरह भी हम आगे जाके ड्रॉ करेंगे तो उनको डायमेंशन देने के लिए सिंपली डायमेंशन की कमांड पे जाना है और उस एंटिटी को सेलेक्ट करना है और उसकी डायमेंशनिंग हो जाएगी। ओके, तो व्हील बटन को क्लिक करके हम उस कमांड से अब बाहर आ गए हैं। अच्छा, तो अब हम इन कंस्ट्रेंट्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट के नाम पे एक चीज़ नज़र आ रही थी कि ये हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट है। अब इसका मतलब है कि बाकी सारी जो लाइंस हैं ना तो इनमें से कोई हॉरिजॉन्टल लाइन और ना ही वर्टिकल, लेकिन ये तो नज़र आ रहा है ना। लेकिन बाज़ बात ऐसा होता है कि लाइंस ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल होती हैं, लग रहा होता है कि हॉरिजॉन्टल लेकिन हॉरिजॉन्टल होती नहीं है। तो ये चीज़ आपको हेल्प करेगी ये डिटर्मिन करने में कि ये लाइंस हॉरिजॉन्टल हैं या नहीं है। ओके, तो इन कंस्ट्रेंट्स को आप यूज़ भी कर सकते हैं और वो हम आगे जाके देखेंगे कि उनको किस तरह से यूज़ करना है। बट फॉर नाउ यही है कि आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे अगर ये चीज़ आ रही है तो इसका मतलब क्या है। इसी तरह वर्टिकल जब लाइन होगी तो वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ कर दी, हम एक ड्रॉ करके देख लेते हैं। इसी के एंड से स्टार्ट करके हम एक वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं। तो अब ये देखें तो इसके साथ एक वर्टिकल लाइन आ रही है तो इसका मतलब है कि ये एक्जैक्टली वर्टिकल लाइन है। ओके, तो जब आप ड्रॉ करोगे तब भी आपको फील हो रहा होगा कि ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है। जैसे कि अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना यहाँ से, तो ये देखें कितने कर्सर मैंने काफ़ी नीचे कर लिया फिर भी वो उसी जगह रुका हुआ है, तो इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल लाइन ही है। लेकिन थोड़ा सा नीचे जाना शुरू करूँगा तब उसके बाद उसको फॉलो करना शुरू करेगा। ओके, तो वर्टिकली केस में भी यही होगा, थोड़ा सा आप मूव करेंगे तो वो नहीं मूव होगा, साइड वेज मूव नहीं हो रहा।
तो इसका मतलब है कि ये एग्जैक्टली वर्टिकल लाइन है। ओके, ये तो हमने देख लिया कि लाइंस हमने किस तरह से ड्रॉ करनी है। इसी तरह से हम बाकी सारी चीज़ें भी ड्रॉ करते हैं और हम वन बाय वन उनको देखते हैं कि ये है क्या। ओके, पहले इसको डिलीट कर देते हैं डिलीट सेगमेंट की कमांड के थ्रू, सारा डिलीट कर दिया। अब रेक्टेंगल की तरफ चलते हैं। रेक्टेंगल के अंदर 3-4 कमांड्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। पहली है कॉर्नर रेक्टेंगल। कॉर्नर रेक्टेंगल में क्या है कि आपने दो कॉर्नर्स को सिलेक्ट करना है और रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगी। जिस तरह कि यहाँ पे दो कॉर्नर्स को सिलेक्ट कर लिया, और अगेन इसके लिए भी वही है कि आपने व्हील बटन क्लिक किया और तब ये कमांड से बाहर आया, तो ये आपकी एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो गई। अब यहाँ पे हम देखें तो ये जो कलर इसके अंदर आ रहा है ये फिल्ड कलर आ रहा है, लेकिन जब हमने लाइंस के केस में देखा था कि वो फिल्ड नहीं थी। अगर हम लाइंस को दोबारा ड्रॉ करें तो फिल्ड नहीं है, ये फिल्ड है लेकिन ये फिल्ड नहीं है। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे एक ऑप्शन सेलेक्ट हुआ हुआ है शेड क्लोज लूप्स, यानी कि जैसे ही कोई लूप क्लोज होगी या कोई शेप क्लोज हो जाएगी तो उसको शेड कर देगा। और ये हेल्पफुल होता है बताने के लिए कि कोई कहीं पे कोई लूज कनेक्शन तो नहीं है। यानी कि अक्सर ऐसा होता है कि जब आप सेगमेंट्स डिलीट कर रहे होते हैं तो कोई छोटा सा सेगमेंट रह जाता है जिसकी वजह से जो लूप है वो क्लोज नहीं होता। यानी कि अगर आपको एक एग्जांपल दे दें तो आपने किसी तरह से ये रेक्टेंगल ड्रॉ की थी, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी लाइन का छोटा सा टुकड़ा रह गया जो आप डिलीट नहीं कर पाए। तो अब इसको इसने शेड नहीं किया क्योंकि लूप क्लोज नहीं है। तो आप जब तक इस एंटिटी को डिलीट नहीं करेंगे तब तक ये क्लोज लूप का ऑप्शन नहीं देगा आपको। ओके, तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। इसको मैंने कंट्रोल Z करके दोबारा उस लाइन को ख़त्म कर दिया, तो अब ये आपको क्लोज लूप दिखा रहा है, लेकिन ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि क्लोज लूप नहीं है। ओके, तो ये वाला ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने जो चीज़ बनाई है क्या वो क्लोज भी है या नहीं है, तो आप यहाँ से देख सकेंगे। अच्छा, रेक्टेंगल की अगली कमांड की तरफ चलते हैं, उससे पहले इनको डिलीट कर देते हैं। रेक्टेंगल की जो अगली कमांड है वो है स्लैंटेड रेक्टेंगल। आपने सेलेक्ट किया और आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाएं, आप रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अगेन सिंपल इस तरह की रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं, और आप चाहें तो किसी भी एंगल पे ड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि इसके लिए आपको 3 क्लिक्स करनी पड़ेगी। एक आपका जो फर्स्ट पॉइंट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट, उसको सिलेक्ट करने के लिए, दूसरा डायरेक्शन सेलेक्ट करने के लिए, यानी कि वो ये वाला पॉइंट सेलेक्ट होगा, और तीसरा जो पॉइंट सेलेक्ट होगा वो ये वाला कॉर्नर होगा। तो पहला आपको पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट दे देगा कि आप किस जगह प्लेस करना चाह रहे हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। दूसरा जो पॉइंट है वो ये बताएगा कि दो चीज़ें बताएगा। पहला तो ये कि इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो लेंथ कितनी होगी, और दूसरी वो चीज़ ये बताएगा कि उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी। और जो थर्ड चीज़ है, जो थर्ड क्लिक आप करेंगे तो वो उसकी विड्थ बताएगा। लेकिन जाहिर सी बात है अगर आप ये वाली लेंथ कम ले लेंगे तो फिर वो विड्थ बन जाएगी और ये लेंथ बन जाएगी। लेकिन मेन जो पर्पज़ है इस पॉइंट को सिलेक्ट करने का वो डायरेक्शन सेलेक्ट करना है, और लेंथ और विड्थ सेलेक्ट करना भी है, लेकिन मेन पर्पज़ उसका डायरेक्शन सेलेक्ट करना है। तो हमने स्लैंटेड रेक्टेंगल भी देख ली, स्लैंटेड रेक्टेंगल भी आपने किस तरह से ड्रॉ की। तो उसके बाद हम अगली रेक्टेंगल देख लेते हैं जो कि है सेंट्रल रेक्टेंगल, जिसके लिए आप सेंटर सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद आप सेंटर के लिहाज से कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, प्लेस किया आपने और आपने व्हील बटन प्रेस किया और ये आपके सामने चीज़ आ गई। तो उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी क्योंकि ये चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है। और अब यहाँ पे आप कंस्ट्रेंट्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे। ये एक हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट आपको नज़र आ गया, ये आपको एक वर्टिकल का कंस्ट्रेंट नज़र आ गया। इसी तरह से ये आपको एक नज़र आ गया पैरेलल लाइंस का। ये दो लाइंस पैरेलल हैं, जब आप इसके ऊपर होवर कर रहे हैं तो ये दो लाइंस आपको बता रहे हैं कि ये दो लाइंस पैरेलल हैं। इसी तरह जब आप इसके ऊपर होवर करते हैं तो ये आपको बताता है कि ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, इनका कंस्ट्रेंट है पैरेलल होने का। इसी तरह से ये दो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, और यहाँ पे एक और भी शो कर रहा है परपेंडिकुलर एंटिटीज़ का कंस्ट्रेंट भी शो कर रहा है। ये सारे ही परपेंडिकुलर लाइंस हैं ये वाली, लेकिन वो इसके ऊपर शो कर रहा है। इसी तरह यहाँ पे भी वो शो कर रहा है, और यहाँ पे आपको ये शो कर रहा है कि ये पॉइंट है किसी एंटिटी के ऊपर। अच्छा, ओके, हम इसको भी डिलीट करते हैं, बल्कि पहले एक और रेक्टेंगल जो है वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। वो सिंपल पैरेललोग्राम आ गई कि आपने एक पॉइंट सेलेक्ट किया पैरेललोग्राम का, दूसरा पॉइंट सेलेक्ट किया, और अब आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। जहाँ भी आपने क्लिक कर दिया उधर रेक्टेंगल रेक्टेंगल नहीं सॉरी पैरेललोग्राम सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप कहीं भी इसको
प्लेस कर सकते हैं इस पॉइंट को। आपने किसी भी तरह की पैरेललोग्राम ड्रॉ करनी है, आप इस कमांड को यूज़ करते हुए पैरेललोग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जब आपने एक दफ़ा एक कमांड यूज़ कर ली यहाँ से ड्रॉप डाउन से किसी भी जगह से, एक दफ़ा आपने यूज़ कर ली तो दोबारा आपको सजेशन में वही वाली कमांड नज़र आ रही होगी। अगर आपने ये वाली रेक्टेंगल यूज़ किया तो आप जब दोबारा यूज़ करेंगे तो आपको यही वाली कमांड नज़र आ रही होगी। इसी तरह अगर आपने ये वाली यूज़ कर ली सेंटर वाली, तो अब आप जब दोबारा ड्रॉ करने लगेंगे तो आपको यहाँ पे सजेशन में यही नज़र आ रही होगी। ओके, तो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। ओके, इसको हम वैसे ही सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं ऐसे। तो आप सिंपली इस तरह से भी डिलीट कर सकते हैं, यानी कि मिसाल के तौर पर ये लाइन आपने ड्रॉ की, तो अब आपके पास डिलीट करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप डिलीट सेगमेंट के ऊपर जाएँ, उस एंटिटी को सिलेक्ट करें और उसको डिलीट कर दें। दूसरा तरीका ये है कि आप ये क्लिक करके ड्रैग करना शुरू कर दें और डिलीट कर दें। और तीसरा तरीका ये है कि आप सिलेक्ट करें और डिलीट का बटन प्रेस कर दें, इस तरह से भी डिलीट हो जाएगी। तो 3 तरीके हैं आपके पास डिलीट करने के, जिस तरह से भी आप करना चाहें उसमें से डिलीट कर सकते हैं, आपके पास फ्रीडम है। लेकिन हर तरीका जो है वो डिफरेंट तरह पे डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट डिफरेंट तरीका यूज़ होगा। यानी कि आपने जो ये एंड वाला जो तरीका देखा है ना, ये वाला जो तरीका है ये आप हर जगह यूज़ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी डिलीट हो सकती हैं जो आप नहीं चाहते कि डिलीट हो। इसी तरह से जो ये वाला फ्री वे वाला तरीका है ये भी आप हर जगह यूज़ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आप नहीं चाहते कि डिलीट हों और वो भी इसके अंदर सेलेक्ट ना हो जाए। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आप डिफरेंट तरीके यूज़ कर सकते हैं, कि डिफरेंट तरीकों में से चूज़ कर सकते हैं कि आपने कौन सा तरीका यूज़ करना है। ओके, उसके बाद हम सर्कल्स की तरफ चलते हैं। सर्कल्स में अगेन आपको 4 डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं जिनमें से आप चूज़ कर सकते हैं। पहला है सेंटर एंड पॉइंट, आपने क्लिक किया तो सेंटर सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आपने दोबारा क्लिक किया तो आप कहीं भी उसके रेडियस या डायमीटर जिस तरह भी आप कहें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये आपने सेलेक्ट किया और अगेन वही वाली प्रैक्टिस कि आपने व्हील बटन को क्लिक करना है और आपके पास सर्कल आ जाएगा। डबल क्लिक करें, उसकी डायमेंशन चेंज करें, या फिर डायमेंशन बल्कि इसमें तो डायमेंशन ऑलरेडी शो हुई है तो दोबारा डायमेंशन को यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह से आपने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया। इसी तरह से जो दूसरा ऑप्शन है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वाला, उसके लिए ज़रूरी है कि ऑलरेडी एक सेंटर कहीं पे डिफाइंड हो, चाहे वो आर्क के लिए डिफाइंड है चाहे वो सर्कल के लिए डिफाइंड है, ज़रूरी है कि एक सेंटर डिफाइंड हो। तो आपने वो सेंटर सेलेक्ट किया और इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ करने शुरू कर दिए। और जहाँ पे आप व्हील बटन को क्लिक करेंगे वहाँ पे वो कमांड से बाहर आ जाएगा, तो आपको डिफरेंट शेडेड एरियाज नज़र आ रहे होंगे। ओके, तो ये कंसेंट्रिक सर्कल्स की कमांड भी हो गई। उसके बाद 3 पॉइंट सर्कल के लिए आप 3 पॉइंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, आप जितना ज़्यादा माउस को ऊपर नीचे करेंगे उतना ही बड़ा सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन आपने 2 दफ़ा जो क्लिक कर दी तो जाहिर है वो डायमीटर तो सेलेक्ट हो गया ना, तो इससे छोटा सर्कल अब ड्रॉ नहीं हो सकेगा, क्योंकि मैक्सिमम लेंथ जो है वो डायमीटर तभी वाली अचीव होगी जब ये आप इतना सर्कल ड्रॉ करेंगे, इससे छोटा सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकेंगे अब आप। तो आप जितना बड़ा करना चाहें उतना बड़ा कर सकते हैं, और या फिर इसको इस तरह छोड़ दें और क्लिक बटन को क्लिक किया और उसकी डायमेंशन को उसके मुताबिक चेंज कर दें। लेट्स से अगेन, सो दिस इज योर सर्कल। लेकिन अब दोनों ने चूंकि ओवरलैप कर लिया तो अब ये क्लोज लूप नहीं बनेगी, तो आपने इसको ऐसे कर दिया, या आप इसको 12 ही रहने दें। और आप अगर कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहें तो आप कुछ सेगमेंट्स को डिलीट कर दें दरम्यान में से, जैसे कि हम इस सेगमेंट को डिलीट कर देते हैं। अब आप अगर देखें तो एक मिनट, लेट मी शो यू समथिंग इंटरेस्टिंग, कि आप ये देखें कि अब अगर आप ये एक अलग एंटिटी है, ये सर्कल अलग है, ये सर्कल अलग है, लेकिन जब आप डिलीट सेगमेंट के ऊपर जाएंगे तो वो बजाय पूरे सर्कल को डिलीट करने के, जब आप इस पॉइंट के ऊपर जाएंगे वो सिर्फ इस पोर्शन को डिलीट करेगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन आ गया दो एंटिटीज़ का आपस में, तो ये दो अलग अलग
जो है वो पॉइंट्स बन गए हैं। तो अब अगर आप इसको डिलीट करेंगे और छोड़ दें तो ये देखेंगे ये क्लोज शेप बन गई। इसी तरह से अगर आप इसको भी डिलीट कर दें तो अब ये थ्रू आउट एक क्लोज शेप बन गई। ओके, तो इस तरह से आप डिफरेंट आर्क्स भी बना सकते हैं इसको यूज़ करते हुए, या आप कुछ और करते हैं, आप ये कर देते हैं कि सर्कल के बाहर वाले पोर्शन को डिलीट कर देता हूँ, आपके पास एक आर्क आ गई ये, और आप इसको भी डिलीट कर देता हूँ, अब आपके पास कुछ इस तरह की चीज़ बन गई। ठीक है, तो इसी तरह की इमेजिनेशन को यूज़ करते हुए आपको जो रिक्वायर्ड चीज़ बनानी होगी, जो मॉडल जो चीज़ करनी होगी, वो इसी तरह से आप करेंगे कि आप डिफरेंट चीज़ों को यूज़ करते हुए, जो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे ये चीज़ यूज़ हो सकती है, और आप उसको यूज़ करके इस तरह की चीज़ बना लेंगे। ओके ओके, तो अब हम सर्कल की जो अगली कमांड है 3 टेंजेंट्स, वो टेंजेंट्स हमारे पास इस वक्त है नहीं, तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। हम आर्क की तरफ चलते हैं। तो आर्क के लिए हम वैसे भी आर्क ड्रॉ कर सकते हैं, जितने भी हम आर्क ड्रॉ करना चाहें। ठीक है, हम आर्क ड्रॉ कर सकते हैं, सेंटर आपको शो करता रहेगा वो कि सेंटर कितना है उसका। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे जहाँ मैंने रोका है, यहाँ पे ये इक्वल का साइन शो कर रहा है, तो इक्वल का साइन है, और साथ में उसने एक सर्कल को भी हाईलाइट कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो रेडियस है आर्क का, और जो इनर सर्कल है उसका रेडियस आपस में इक्वल है। इसी तरह से अगर आप बढ़ाते जाएं इसकी रेडियस को, जिस तरह यहाँ पे आ गया, तो अब इस सर्कल के जो इसको हाईलाइट कर रहा है इसकी रेडियस के बराबर है। इसी तरह अगर आप मज़ीद थोड़ा सा कम करें, ये हम बढ़ाते जा रहे हैं रेडियस। ओके, तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाएगा इसी तरह बाकी सर्कल को भी वो हाईलाइट करता जाएगा। ये अगेन वो कंस्ट्रेंट की कमांड है, एक दफ़ा आपने कंस्ट्रेंट कर दिया। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि समथिंग रॉन्ग, मैंने व्हील बटन क्लिक कर दिया था डायरेक्टली। तो अब व्हील बटन क्लिक कर दिया आपने, अब यहाँ पे ये इक्वली कमांड यहाँ पे तो है ही नहीं, इक्वली कमांड के साथ करना चाह रहा था मैं। फॉर एग्जांपल आप किसी भी जगह जाके रोक दें जहाँ पे ये इक्वली कमांड आ गई। अब ये इक्वली कमांड है, अगर आप इनमें से किसी एक का रेडियस भी चेंज करेंगे तो दूसरे का रेडियस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जिस तरह इस सर्कल का रेडियस शो हो रहा है 3.8, तो अगर आप इसका डायमीटर चेंज करेंगे, मैं मिसाल के तौर पे 1 कर देता हूँ इसको, तो वो इसको तो नहीं कर रहा है इसको, तो इसमें कोई इशू होगा। तो हम ऐसा करते हैं कि इसका रेडियस हम कर देते हैं 4। तो 4 चेंज हो गया, हो सकता है कि 1 के साथ वो इस आर्क के अंदर कोई इशू आ रहा हो तो 1 नहीं कर पा रहा वो। तो अब हमने इसका डायमीटर 3.8 से 4 कर दिया, तो आपने देखा कि ऑटोमेटिकली इस आर्क का डायमीटर भी चेंज हो गया। अगर हम डायमेंशन करें ना इसकी, तो यहाँ पे आपको ये शो कर रहा है, ये कह रहा है कि वो, ओके इसको डिलीट कर देते हैं। तो बल्कि एक मिनट देखते हैं ये क्या कह रहा है। ये कह रहे हैं कि द हाईलाइटेड वन कंस्ट्रेंट वन डायमेंशन कंप्लीट, सेलेक्ट वन टू डिलीट कन्वर्ट रिजल्ट रेडियस। ओके, ये ऑलरेडी है। ओके, इनमें से कोई एक कमांड ही शो करेगा, या तो वो ये वाला डायमीटर शो करेगा या फिर ये कंस्ट्रेंट को शो करेगा। तो हमें कंस्ट्रेंट रिमूव करना पड़ेगा अगर हमने इसकी डायमेंशन शो करनी है। तो अब इसका जो डायमेंशन है वैसे वो 2 है, और हमने यहाँ पे देखा भी था डायमेंशन को जब हमने किया, तो यहाँ पे वो शो ये कर रहा है कि इसका रेडियस जो है वो 2 है, यहाँ भी ये शो कर रहा है रेडियस 2 आ गया, इसका रेडियस 4 है। अब हम अगर इसका रेडियस चेंज करके ले जाते हैं 5, तो अब इसका डायमीटर सॉरी हमने 5 कर दिया, तो इसका रेडियस भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, और हम इसका डायमीटर अगेन इसी तरह से देख सकते हैं 2.5 आ गया। वो शो नहीं कर रहा क्योंकि हमें इन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ डिलीट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो डायमेंशन है ये रिडंडेंट है, और रिडंडेंट डायमेंशन कभी भी शो नहीं करते। यानी कि रिडंडेंट डायमेंशन वो होती हैं जो सेम चीज़ को ही डिनोट कर रही हैं। अब यहाँ पे जब बता दिया गया है कि इनका रेडियस इक्वल है, इस सर्कल का और इस आर्क का जो रेडियस है वो सेम है, जब ये बता दिया गया है, तो इनमें से किसी एक को डायमेंशन कर देंगे तो दूसरे के लिए काफ़ी होगा, दोनों को बारी बारी डायमेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो तीनों चीज़ों में से कोई सी दो यूज़ कर सकते हैं, तो उनमें से वो कह रहे हैं कि कोई एक चीज़ है वो डिलीट करनी पड़ेगी।
या हमें ये डायमेंशन डिलीट करनी पड़ेगी, या ये वाली डायमेंशन डिलीट करनी पड़ेगी, या फिर ये कंस्ट्रेंट रिमूव करना पड़ेगा। और अगर हम कंस्ट्रेंट रिमूव कर देंगे तो हमें फिर ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी कि जो रेडियस है वो एक का चेंज करने से दूसरे का रेडियस कैसे चेंज हो रहा है। लेकिन वो हमने देख लिया यहाँ पे। अगर हम दोबारा से इसको 3.5 पे ले जाएं मिसाल के तौर पे, तो अब ये आर्क आप देख रहे हैं कि आर्क दोबारा से छोटी हो गई। तो इस तरह से आप कंस्ट्रेंट्स को यूज़ करते हैं। हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट्स के केस में तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आप एक की डायमेंशन चेंज करेंगे तो दूसरे की तो हो जाएगी। लेकिन अगर आप इक्वल की कमांड यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ये होता है कि आपने अगर एक के लिए एक का रेडियस चेंज कर दिया आपने, दूसरे का रेडियस भी चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर लाइन्स के केस में देखें, हम लाइन्स के केस में भी ये चीज़ बल्कि एक दफ़ा प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी एक, और हमने दूसरी लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दी, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी हमने और एक वैसे ही हमने ड्रॉ कर दी। और अब हम इसके ऊपर कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं। तो कंस्ट्रेंट अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इक्वल की कमांड हम यूज़ करेंगे, इक्वल कंस्ट्रेंट्स की। और ये इक्वल की कमांड आ गई, इक्वल कंस्ट्रेंट्स आ गए। तो अब इनमें से किसी एक की लेंथ भी आप चेंज करेंगे तो दूसरे की ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। जैसे कि ये सेलेक्ट नहीं हो रहा अभी, तो डायमेंशन सॉरी, तो अब इसको 5 कर दें तो दूसरे की लेंथ भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। इसको 1 कर दें तो दूसरी लाइन की भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। बट अभी कंस्ट्रेंट्स वाले पोर्शन में हम नहीं गए, अभी हमने उसको इतना टच नहीं किया। अभी सिर्फ ये दिखाना था आपको। अभी हमारा जो मेन कंसर्न है वो स्केचिंग से ही है कि हमने लाइंस, रेक्टेंगल्स और सर्कल्स और आर्क्स को हमने थोड़ा सा कवर किया है कि आर्क्स को हमें किस तरह से यूज़ करनी है। तो आर्क्स की जो बाकी कमांड्स हैं वो भी अगर आप देखें तो एक सेंटर और एंड वाली है कि आपने ये आर्क अब किस तरह से लगानी है। ठीक है, आपने दोनों में डिफरेंट तरीका है ना। पहले वाले में क्या था, पहले वाले में आपने 3 पॉइंट्स ले लिए और उससे आपने आर्क ड्रॉ कर ली। हम कुछ सेगमेंट्स को डिलीट करते थे ताकि चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाएं। ये वाले सेगमेंट को डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। हम फिर से आर्क्स को एक बार ड्रॉ करते हैं। पहले 3 पॉइंट वाली को देखते हैं। 3 पॉइंट वाली में क्या था कि आपने 2 पॉइंट सेलेक्ट किए और उसके बाद अब देखेंगे सेंटर जो है ना, इस वक्त सेंटर फ्लोट कर रहा है। जैसे जैसे आप इसको ओवर करवाएंगे ये सेंटर फ्लोट करेगा। ओके, तो आप कहीं भी इसको प्लेस कर दें और ये आर्क प्लेस हो जाएगी। तो इसके लिए आपको 2 एंड पॉइंट सेलेक्ट करने पड़ते हैं आर्क के। तो जब आपका कोई ऐसा केस आए मिसाल के तौर पे कि जहाँ पे आपके पास एक ये लाइन है और एक ये लाइन है और आपने इन दोनों के दरमियान में आर्क ड्रॉ करनी है, तो अब आप क्या करेंगे कि 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट करेंगे। एक ही वाला पॉइंट ले लेंगे, एक ही वाला पॉइंट ले लेंगे और आर्क जो है वो ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, तो आपने कौन सी आर्क ड्रॉ करनी है ये डिपेंड करेगा आपकी सिचुएशन पे। ओके, अब हम दूसरी वाली एक आर्क देख लेते हैं। डिलीट सेगमेंट के साथ इन सबको डिलीट कर देते हैं हम, और दूसरी वाली आर्क को देख लेते हैं कि उसको कैसे यूज़ करना है हमने। उसके लिए आपको सेंटर, एक स्टार्टिंग पॉइंट और फिर एक एंड पॉइंट देना है। अब इसमें रेडियस ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इस आर्क ने सिर्फ इसी रेडियस के अबाउट मूव करना है। ये देखिए, हम तो कंप्लीट सर्कल की तरफ अगर हम लेके जाए ना, just a minute, अगर हम इसको कंप्लीट सर्कल की तरफ लेके जाएं तो आप देखेंगे कि ये कंप्लीट सर्कल बस इसी सर्कल के ऊपर इसने फ्लोट करना है क्योंकि सेंटर इसका ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है। और जैसे ही आपने दूसरी बार क्लिक किया तो आपका जो फर्स्ट जो है ना, पहले सेंटर सेलेक्ट किया, फिर दूसरी बार जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपको जो रेडियस है या डायमीटर है जिस तरह भी आप पुट करें वो भी सिलेक्ट हो गया। तो तीसरा पॉइंट डिफाइन करेगा कि आपकी आर्क एंड कहाँ पे हो रही है। ओके, तो इसको डिलीट करते हैं पहले। और अब हम आर्क के, ये टेंजेंट वाला है और ये कंसेंट्रिक है, यानी कि हमारे पास पहले से एक आर्क थी। तो कंसेंट्रिक आर्क ड्रॉ करनी हो हमने, टेंजेंट वाले को हम अभी नहीं छेड़ रहे क्योंकि टेंजेंट वाला जब टेंजेंट तक हम पहुंचेंगे हमें कहीं यूज़ हो रही है तो हम इसको यूज़ करेंगे कमांड उसी के मुताबिक। और हम टेंजेंट वाली यूज़ करते हैं। तो सेंटर हमने सेलेक्ट किया, बल्कि नहीं, ये हमने टेंजेंट वाली सेलेक्ट कर दिया, कंसेंट्रिक वाली हमने सेलेक्ट कर दी थी। और ये आपने उसी तरह से अब यार आप जितनी भी बड़ी ड्रॉ करना चाहें आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, लेकिन सेंटर इन सब का यही रहेगा। ओके, ये बिल्कुल उसी तरह की कमांड है जिस तरह कंसेंट्रिक सर्कल्स की कमांड थी। तो आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले तो ये देखा कि प्योर पैरामीट्रिक को स्टार्ट करके हमने स्केचिंग वाले पोर्शन में जाना है।
और हमने कुछ और चीज़ें भी देखी। अच्छा, एक दो चीज़ें जो मिस हो गई हैं वो ये है कि आपने ज़ूम इन ज़ूम आउट कैसे करना है। तो ज़ूम इन के लिए आप व्हील बटन को मूव करेंगे। अच्छा, नॉर्मली जिस तरह से आप ज़ूम इन करते हैं ना, उस तरह से ये आई थिंक ज़ूम आउट होता है। अगर आप कंट्रोल प्रेस करके आप मैसेज करते हैं तो उस तरह से आई थिंक ये ज़ूम आउट होता है। तो इसका थोड़ा सा उल्टा सीन है, तो आप एक दफ़ा देखेंगे तो एक दफ़ा करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। और इसी तरह पैन करने के लिए आपने व्हील बटन को प्रेस करना है और इस तरह से आप मूव कर सकते हैं जहाँ भी। व्हील बटन को प्रेस किए हुए आपने ड्रैग करना है। ठीक है, इसमें जो माउस का जो लेफ्ट क्लिक है उसको क्लिक करके पैन नहीं होगा, बल्कि व्हील के मिडिल जो जो सॉरी माउस का जो व्हील बटन है उसको प्रेस किए रखेंगे और ड्रैग करेंगे, तो ये पैनिंग के लिए ये चीज़ यूज़ होगी। तो जूमिंग के लिए व्हील बटन को रोटेट करवाना है और पैनिंग के लिए व्हील बटन को क्लिक करके ड्रैग करना है। तो पैनिंग पैन करने के लिए ये वाली जो व्हील माउस का व्हील बटन है वो इस तरह से यूज़ करना है आपने। ओके, तो ये वाली चीज़ हो गई। और उसके बाद हमने, बल्कि उससे पहले हमने ये देखा था कि लाइंस, रेक्टेंगल्स, सर्कल्स और आर्क्स को हमने कवर किया है कि उनको कैसे यूज़ करेंगे। तो हम एक छोटी सी एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, छोटी सी ज्योमेट्री बना लेते हैं और उसके बाद हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहले तो सबको डिलीट कर दिया हमने। ओके, तो पहले हम ऐसा करते हैं कि दो सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं। एक बड़ा सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और एक छोटा सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, अब अगर आपने देखा हो इस सर्कल के दरमियान सर्कल को, जब मैं दूसरे सर्कल को ड्रॉ कर रहा था, बल्कि फिर से चलते हैं वहाँ पे, शुरू से करते हैं। एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था, यहाँ पे एक सर्कल आपने बना दिया। अब दूसरे सर्कल की तरफ जब आप जा रहे हैं और आपने माउस को, अभी आपने क्लिक नहीं किया कहीं भी, लेकिन माउस को ओवर कर रहे हैं तो आपको एक लाइन नज़र आएगी। इस लाइन का मतलब है कि ये कोलिनियर सर्कल, कोलिनियर सेंटर्स होंगे इनके, यानी कि जहाँ पे इस सर्कल का सेंटर है उसी की लाइन के ऊपर, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आपको दूसरा सर्कल आप बनाने जा रहे हैं। अगर आप नीचे करेंगे तो वो डॉटेड लाइन खत्म हो जाएगी। इसी तरह अगर आप इधर आएंगे तो आपको यहाँ पे अगेन ये चीज़ नज़र आएगी कि वर्टिकली जो लाइंस हैं उन दोनों सेंटर्स की वो सेम है। सेम लाइन में से जो लाइन है अगर आप ड्रॉ करें तो वो वर्टिकल लाइन पास कर रही है। और यहाँ पे इस केस में इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर दें तो दोनों सर्कल के जो सेंटर्स हैं उनमें से एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास कर रही है। अच्छा, अब आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, आपने अब अगेन यहाँ पे देखिए आप, तो ये वर्टिकल लाइन को शो कर रहा है कि इस सर्कल के से सर्कल के सेंटर से अगर आप वर्टिकल लाइन है तो वहाँ से ये पॉइंट आप सेलेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये सिलेक्ट किया आपने और इस सर्कल के जो वर्टिकल पॉइंट है ये सिलेक्ट नहीं कर रहा, हम कहीं भी ड्रॉ कर देते हैं फिर इसके ऊपर। इस सर्कल के ऊपर हमने ड्रॉ कर दिया और इस लाइन को हमने हटा दिया। इसी तरह से ये वाली लाइन हमने ले ली और ये लाइन हमने इस तरह से ड्रॉ कर दी। ओके, तो अब हम क्या करें, तो अगर आप जूम करें तो आपको नज़र आएगा कि लाइन जो है वो सर्कल के अंदर से पास कर रही है। तो हम ये नहीं चाहते, हम चाहते कि टेंजेंट हो, लेकिन चलें अभी हम इसी को लेके चलते हैं। अब हम कुछ सेक्शंस रिमूव कर रहे हैं अगर डिलीट सेगमेंट की कमांड से, तो ये वाला सेगमेंट रिमूव कर दिया हमने और इसी तरह से ये वाला सेगमेंट रिमूव कर दिया। अभी भी आपको जो शेप है वो क्लोज शेप वाला ऑप्शन जो है वो चेक है अभी भी, लेकिन आपको शेप क्लोज नज़र नहीं आ रही क्योंकि कुछ पोर्शन जो है वो सिलेक्ट नहीं हुए हुए। तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों में से कोई एक सेगमेंट हम डिलीट कर सकते हैं, तो हम ये वाला सेगमेंट डिलीट कर देते हैं। इसी तरह से अगर हम पैन करके इधर आए तो हम ये वाला भी सेगमेंट डिलीट कर सकते हैं। अब हम जब व्हील बटन को क्लिक करेंगे तो ये शेप क्लोज हो जाएगी। तो हमने इस तरह की चीज़ बाहर देखने में लगेगा कि पता नहीं किस तरह से बनाएंगे, लेकिन हमने क्या किया कि सिंपली दो सर्कल्स को यूज़ करते हुए और लाइंस को यूज़ करते हुए हमने ये चीज़ बड़े आराम से बना ली और सर्कल शेप जो है वो क्लोज भी है। ओके, इसी तरह से आप सर्कल्स वगैरह को यूज़ करके डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं। तो इस ज्योमेट्री को बनाने का मकसद ये था कि ताकि आपको कुछ लेक्चर के एंड में कोई चीज़ नज़र आए कि आज हमने क्या चीज़ सीखी। और अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज़ होगी इस ज्योमेट्री में जो आपको समझ ना आई हो कि हमने कैसी बनाई है।
ठीक है। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप पूछ सकते हैं वो क्वेश्चंस भी। और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, जो कमांड्स अभी बताई हैं इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे अगली वाली कमांड्स देख सकें। और हम आहिस्ता आहिस्ता करके हम डिफ़िकल्टी लेवल जो बढ़ता जाएगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हम मज़ीद जो कमांड्स की तरफ जाएंगे तो हमने ज़ाहिर है प्रिंट को यूज़ करके कुछ ज्योमेट्रीज बनानी है, फिर आपको भी कुछ ज्योमेट्रीज बनानी पड़ेगी, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने इन चीज़ों की प्रैक्टिस की हुई हो। तो ये लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।